प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज, चूरू, राजस्थान। आज टॉपिक अपनी पसंद का टॉपिक, आपकी पसंद का टॉपिक लेके आया हूं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, वसा का उपापचय। मेटाबॉलिज्म मीन्स पहले कैटाबॉलिज्म भी होगा। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिक का मतलब होता है इसका एकदम जस्ट अपोजिट, सिंथेसिस। शुरुआत करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। इसमें क्या क्या बताऊंगा मैं आपको बता दूं। फैट का डाइजेशन बताऊंगा। फैट का डाइजेशन के पश्चात फैट से 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का बनेगा, उसका अब्जॉर्प्शन बताऊंगा। और डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फैट के बारे में आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। यहां यह बता देना चाहता हूं कि जब तक आपने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का वीडियो नंबर फर्स्ट डाइजेशन का अगर नहीं पढ़ा है तो इनका पाचन आपके समझ में नहीं आएगा। वो बैकबोन है जिसमें मैंने विस्तार से डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस, मीडियम ऑफ डाइजेशन और एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव जूस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस और फॉर्म्स ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन, 7 पॉइंट्स बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं सुना है, क्योंकि मैं यहाँ तो ये बोलूँगा कि जैसा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था वैसा ही यहाँ होता है। चाहे फैट कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के डाइजेशन में वही तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, उसी प्रकार से एक्टिवेशन होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का, वही जूस होगा और वही मीडियम ऑफ डाइजेशन होगा। तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं सुना है पहले वो सुने, उसके पश्चात इसके ऊपर आप पहुंचे। डाइजेशन ऑफ फैट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन फूड। अपन जो आहार लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसके अंदर फैट्स के 5 मुख्य रूप पाए जाते हैं। न्यूट्रल फैट्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्राइड्स होते हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है और फैटी एसिड्स होता है। जिसमें से न्यूट्रल फैट्स और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्राइड्स जो हैं उनका तो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर संपन्न होना आवश्यक है। ओनली फर्स्ट 3 कैटेगरीज ऑफ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। सिर्फ शुरुआत की 3, ये देखिए आप कर्सर के साथ में रहिए, न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेराइड्स का पाचन एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होता है। 4th और 5th जो हैं फैट्स ऑफ 4th एंड 5th कैटेगरीज नीड नो फर्दर डाइजेशन। इनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज दे कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल वॉल। ये अतरीय भित्ति द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं, इसलिए इनकी पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, एम ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन, फैट डाइजेशन का उद्देश्य क्या है?
टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी फैट्स जो होती हैं, वैसे फैट्स नाम होता है, फैट्स बोलते ही हैं, टी के बाद में सफिक्स एस आता है, तो फोनेटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो फैट्स जो होंगे, फैट्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटते हैं और दे कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, जो कि आसानी से अंतरीय उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अब अपनी आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 ऑर्गन ऐसे होंगे जहां पर भोजन का पाचन संपादित होता है। In our alimentary canal, there are 4 sites in which digestion takes place. These are number first, buccal cavity, मुख गुहा। नंबर 2, स्टोमक या आमाशय, शुद्ध बोलते हैं जठर। और तीसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग, ड्यूडेनम या ग्रहणी। और चौथा भाग होगा मित्रों एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो 4 जगह पाचन संपन्न होता है, लेकिन 3 प्रकार के चिप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन करेंगे। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ या फूड स्टफ नहीं होगा जिनका चारों ऑर्गन्स के अंदर पाचन होता है। मात्र 3 ऑर्गन्स में ही पाचन होता है प्रत्येक का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट्स हो और चाहे प्रोटीन्स हो। पहला पॉइंट ले रहे हैं, डाइजेशन इन बकल कैविटी। बहुत जटिल टॉपिक को बहुत सरल रूप से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। नो लाइपोलाइटिक एंजाइम्स इज सीक्रेटेड इन बकल कैविटी, सो देयर अकर्स नो डाइजेशन ऑफ फैट्स इनसाइड द बकल कैविटी। मुख गुहा में या बकल कैविटी में फैट्स का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स का स्रवण न होने के कारण वसा का यहां पर पाचन संपन्न नहीं होगा। यहां तो ओनली कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट, न प्रोटियोलाइटिक होंगे, न प्रोटीन का पाचन होगा मुख गुहा में और न फैट्स का होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन संपन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्टोमक में नहीं होता। इसलिए मैंने जो 7 पॉइंट बताए हैं वो यहां पर मेंशन नहीं किए हैं, ध्यान देना। सेकंड, डाइजेशन इन स्टोमक, सेकंड ऑर्गन आ रहा है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दूसरा पॉइंट। डाइजेस्टिव जूस, तीसरा पॉइंट। मीडियम ऑफ डाइजेशन, फोर्थ पॉइंट। इनके आगे तीर का निशान लगा करके मैंने बताया है, सेम एज दोज डिस्क्राइब्ड इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में जो संपन्न होता है उसी प्रकार से यहां भी वैसे ही अभिक्रियाएं चलेंगी जो अपने विस्तार से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मैंने आपको वर्णित या डिस्क्राइब कर दिया है। अब बचा क्या, एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, और जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्र या स्टोमक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होगा, एक ही एंजाइम पाया जाता है।
सिर्फ फैट्स का पाचन करने वाला एक ही एंजाइम होगा, वो लाइपेज होगा। और जिस जूस में होगा उस जूस का नाम प्रीफिक्स के रूप में, उपसर्ग के रूप में पहले लिख देते हैं। बस इतना ही है, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रिक जूस में इसका मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज। इंटेस्टाइन में यानी डुडेनम में है तो पेंक्रियाटिक लाइपेज। अगर इलियम में है तो इंटेस्टिनल जूस है तो इंटेस्टिनल लाइपेज। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंजाइम रिएक्शन 6th पॉइंट है, द लाइपोलाइटिक एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का इतना महत्वपूर्ण योगदान फैट्स के डाइजेशन में नहीं होता, लेकिन फिर भी यद्यपि अल्दो द गैस्ट्रिक लाइपेज इज कैपेबल ऑफ माइल्ड फैट स्प्लिटिंग एक्शन, हल्का सा फैट का विपाटन करने में काम आता है। हल्का सा, माइल्ड स्प्लिटिंग का मतलब विपाटन, तोड़ना, माइल्ड यानी हल्का सा। 7th और लास्ट पॉइंट है, फॉर्म्स ऑफ द फूड आफ्टर स्टोमक यानी गैस्ट्रिक डाइजेशन या डाइजेशन लिखेंगे। आंशिक रूप से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज हियर नॉन एज काइम। आंशिक रूप से आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। बक्कल कैविटी में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है और आमाशय में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। डाइजेशन इन ड्यूडेनम, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम is smallest organ, digestive organ in our alimentary canal, but major digestive organ। आकार में बहुत छोटा होता है ये ऑर्गन, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन यहाँ संपन्न होता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इज, आंसर होगा ड्यूडेनम। और स्मॉलेस्ट पार्ट भी, स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, वो भी ड्यूडेनम होगा। हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। अधिकतर बच्चे ड्यूडेनम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, DUODE। यहां भी 4 पॉइंट जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मैंने आपको बताए थे वो सेम होंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वही होगी, एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड उसी प्रकार से होगा, डाइजेस्टिव जूस वही होगा, मीडियम ऑफ डाइजेशन वही होगा, सेम एज दोज डिस्क्राइब्ड इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। वैसा ही होता है जो कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पाचन में समझाया था या वर्णित किया था। पॉइंट बच गया 5वां, एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस। जूस जो होगा वो पैंक्रियाटिक जूस होगा और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाने वाले लाइपेज, फैट का विपाटन करने वाला एंजाइम पैंक्रियाटिक लाइपेज होगा। 6th पॉइंट, अब इस पैंक्रियाटिक लाइपेज की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। क्या करेगा ये एंजाइम रिएक्शंस। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज स्पेसिफिक, ये विशिष्टीकृत एंजाइम आ रहा है यहां पर, फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी एस्टर लिंकेज। प्राइमरी एस्टर लिंकेज यानी COOR, C के ऊपर डबल बॉन्ड लग जाए, O एक तरफ O और R का मतलब यहां पे कोई एल्किल ग्रुप होगा, कोई भी R कुछ भी हो सकता है, उसको तोड़ने का कार्य हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन द्वारा तोड़ने का कार्य करेगा। सच एज अकर इन पोजीशन नंबर 1 and 3 ऑफ ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड के अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर जो एसाइल ग्रुप है, क्योंकि ट्राई एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, फैट्स के अंदर 3 एसाइल ग्रुप होते हैं जिनमें ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे पाए जाने वाले एस्टर बॉन्ड या एसाइल ग्रुप को तोड़ रहा है, हटा रहा है। तो सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर एसाइल ग्रुप या एस्टर बॉन्ड वैसा का वैसा पड़ा है, तो इसका मतलब ये एक मोनो एसाइल ग्रुप शेष रह जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पैंक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेज इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं जब वसा पानी के अंदर या खाद्य पदार्थ जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर मिलकर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाता है या टूट जाता है, दैट इज पायशीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो ये पायशीकृत हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। हाइड्रोलाइसिस यानी जल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे वसा के मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स, बूंदे। द पैंक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेज emulsified fats mainly to fatty acids and glycerol। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के बन गए, ग्लिसरॉल भी बन गए, एंड पार्शियली टू मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। आंशिक रूप से कार्बन नंबर 2 पे एस्टर बॉन्ड वैसा का वैसा रह गया, इसलिए मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बन गया। ग्लिसरॉल अल्कोहलिक नेचर का होता है, यानी ये अल्कोहल ही होता है, या ट्राई हाइड्रोक्सी चैन बोलते हैं इसको, और अल्कोहलिक होता है। फॉर्म्स ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन इन ड्यूडेनम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हियर नॉन एज कायल। पहला बोलस, दूसरा कायम, तीसरा कायल। अब डाइजेशन इन इलियम, चौथा ऑर्गन ले रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाचक ग्रंथियां, एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियों का सक्रियकरण, डाइजेस्टिव जूस पाचकीय रस, मीडियम ऑफ डाइजेशन पाचन का माध्यम, चारों वैसे ही हैं जो कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था, सेम एज दोज डिस्क्राइब्ड इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। हर जगह देख रहे हो आप, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का मेरे प्यारे मित्रों पहले वीडियो सुन लेना, ताकि आगे वाले वीडियोस में कोई डाइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टिल डेथ नहीं भूल पाओगे अगर ढंग से आप सुन लोगे तो, मैं वादा करता हूं आपके साथ में। 5वां पॉइंट आ रहा है, डाइजेस्टिव जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, और यहाँ जो जूस होगा वो सक्कस एंटेरिकस होगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मैंने विस्तार से बताया था, क्योंकि ये इलियम की वाल में नहीं पाया जाता, ये डुडेनम की वाल में पाए जाते हैं। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन नाम की दरारें डुडेनम की भित्ति में पाई जाती है, लेकिन उनका सीक्रेशन जो है वो आकर के काम कर रहा है इलियम में, और वो सीक्रेशन जूस के रूप में है। उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस और दूसरा नाम है इंटेस्टिनल जूस, दूसरा नाम है इसका इंटेस्टिनल जूस, और इंटेस्टिनल जूस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम हो जाएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमी अभिक्रियाएं कैसे चलती हैं। रिमेनिंग, अगर बचा हुआ इमल्सिफाइड फैट्स हों, बचे हुए रिमेनिंग बचा हुआ पायशीकृत वसा अगर हैं, तो इंटेस्टिनल लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नीड नो फर्दर डाइजेशन, इनके आगे पाचन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आंतरीय भित्ति या आंतरीय भित्ति में पाई जाने वाली एपिथेलियल सेल्स जो माइक्रोविलाई युक्त होती हैं,
सूक्ष्मांकुर युक्त होती हैं, उनके द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। दे नीड नो फर्दर डाइजेशन बिकॉज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल एपिथेलियम, जो कि आसानी से आंतरीय उपकला द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं, इसलिए इनके आगे पाचन होने की आवश्यकता नहीं है। इनका ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म होगा तो वो अलग प्रकार से होगा, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होगा फैटी एसिड्स का। नेक्स्ट, डाइजेशन कंप्लीट होने के पश्चात अपने पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स बने मुख्य रूप से, और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी बना था। उनका अब्जॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं, अवशोषण पढ़ने जा रहे हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स या अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स, साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, यानी अवशोषण का स्थान क्या होगा, स्थल क्या होगा, छोटी आंतर। अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ फैट्स, यानी फैट्स की अवशोषण करने योग्य रूप कौन कौन से होते हैं? फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, किस प्रकार से इनका अवशोषण संपन्न होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पे नई चीज़ें आएंगी जिनके बारे में आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ध्यान से पढ़ना इसको। बहुत बार परीक्षा में इसको इसीलिए पूछा जाता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन इंटर द म्यूकसल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू फॉर्म्स। फैट्स के पाचन के फलस्वरूप जो रूप बनेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में पाए जाने वाली कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं दो रूपों में। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सम ऑफ द लिबरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, पीछे दिखाया है क्योंकि कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा था पीछे। पैंक्रियाटिक लाइपेज द्वारा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे पाए जाने वाले एसाइल ग्रुप का ही ब्रेकडाउन हो रहा था, 2 नंबर वाले का नहीं हो रहा था, तो एक मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बच गया। सम ऑफ द लिबरेटेड फैटी एसिड्स, जो छोड़े गए हैं पाचन के फलस्वरूप जो बने हैं फैटी एसिड्स, एंड मोनो एसाइल ग्लिसरॉल्स एग्रीगेट, आपस में मिलते हैं टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स नॉन एज मिसेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मिसेल्स क्या होते हैं? द एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कोलोइडल फॉर्म या कोलोइडल सॉल्यूशन। और मिसेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो 100 या 100 से ज़्यादा होती है। उदाहरण बताऊं मैं, जब साबुन जो होती है, सोप ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव सोडियम एंड स्टीरेट आयंस, जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो सोडियम और स्टीरेट आयंस देता है। तो पानी के अंदर क्या हो गया, सॉलिड के पार्टिकल्स यानी आयंस जो है वो कोलोइडल फॉर्म में है। ये ऐसा सोल्यूबल पार्टिकल्स, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं कोलोइडल फॉर्म में, उनको मिसेल्स कहते हैं। ये नाम आपके लिए कुछ नया। अब द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिपिड इमल्सन। लिपिड इमल्सन का मतलब भी सेम कैसे बता रहा है? लिपिड किसको बोलते हैं? फैट प्लस देयर डेरिवेटिव इज फैट, और फैट से बनने वाले जो यौगिक के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव जो होते हैं, दे आर नॉन एज लिपिड्स।
तो लिपिड्स का इमल्सन, जैसे तेल को पानी में डाला तो आप देखते हो छोटे छोटे बूंदों में बिखर जाता है, सेम वैसा ही मिसेल्स में होता है। एक्सेप्ट दैट दीज आर स्मॉलर इन साइज, सिवाय अपवाद है यहाँ पे कि ये छोटे रूपों में होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स हेल्प्स अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम इंटेस्टिनल ल्यूमेन इनटू द एपिथेलियल सेल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी जो मिसेल्स बनी उनको, ये मिसेल्स जो बनी ये फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल को इंटेस्टिनल ल्यूमेन का मतलब है अंतर्गुहा से एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टिनल वाल जो होती है उनके अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा द फ्लो ऑफ आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ द एनर्जी इज नोन एज डिफ्यूजन। यह ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य विसरण द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, यानी इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में यानी आंतरिक गुहा के अंदर पाचन के फलस्वरूप फैटी एसिड्स और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स पड़े हैं, वो आंतरिक भित्ति की उपकला कोशिकाओं के अंदर विसरण की क्रिया विधि द्वारा आराम से पहुंच जाते हैं। सेकंड मैकेनिज्म, विद द एड ऑफ द बाइल साल्ट्स। बाइल के मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स बताए थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के कार्बोनेट्स, जो भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स बताए थे। ऑर्गेनिक साल्ट्स मैंने सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट बताए थे, दो ऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं। तो बाइल में पाए जाने वाले, पित्त में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण। कार्बनिक लवण सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट थे, टेरोकोलेट टाइप के थे। मैनी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इंटर्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अब ये बाइल में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं, पित्त में पाए जाने वाले लवण जो होते हैं, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाली जो म्यूकोसा होती है, उनके अंदर, म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होती हैं, उनको अब म्यूकोसल सेल्स बोलेंगे, श्लेष्मीय कोशिकाएं बोलेंगे, इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू द एपिथेलियल सेल्स। जब एपिथेलियल सेल्स के द्वारा इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स के अंदर जा रहे थे, दे कंबाइन टुगेदर रिजल्टिंग इन द रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। वापिस मिलकर के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण कर लेते हैं। पुनः संश्लेषण होता है यहाँ पे कब? जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स के अंदर ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का प्रवाह होता है या अवशोषण होता है। तो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। वसा के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक सेवरल फैक्टर्स सच एज बाइल साल्ट्स, पीछे बता दिया, फॉस्फेटेज एंजाइम, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सोडियम क्लोराइड, विटामिन ए एंड बी हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये बाइल साल्ट, फॉस्फेटेज एंजाइम, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सोडियम क्लोराइड, विटामिन ए और बी, इनके अवशोषण में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के अवशोषण में मदद करने वाले कारक होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट,
ये कैसे होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मित्रों, द रीसिंथेसाइज्ड फैट, रीसिंथेसाइज्ड फैट कहाँ हुआ, म्यूकोसल सेल्स के अंदर। कहाँ हुआ, ये देखिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेस्टेड इंटर, यहाँ इधर कर्सर के साथ में आइए, द प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेस्टेड इंटर द म्यूकोसल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये वहाँ म्यूकोसल सेल के अंदर जो पुनः संश्लेषण हुआ फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, पासेज इनटू दी लेक्टियल्स, लिम्फ वेसल्स होती हैं। लेक्टियल्स, लेक्टियल्स का मतलब है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच अब्जॉर्ब्ड फैट्स या डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स ऑफ दिस intestinal villi, primarily in the form of small lipid droplets about 0.5 micromillimeter in diameter। ये जो यहाँ अवशोषित किए जाते हैं लेक्टियल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, उस लिपिड ड्रॉपलेट्स का डायमीटर बहुत कम होता है, 0.5 मिली माइक्रोन व्यास होता है। दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये छोटी जो बूंदें बनी, कंटेन्स अबाउट 90% ट्राइग्लिसराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी, इनके अंदर 90% तो ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से वापिस बन गया, और बाकी 10% के अंदर क्या आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे, फ्री फैटी एसिड्स भी आ जाएंगे और कुछ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। बाय द लेक्टियल्स, अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करने वाली, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड यानी फैट के पाचन के फलस्वरूप अवशोषण करने वाली जो वेसल्स होती हैं, किसकी, लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ के बारे में बताऊं कि ये फ्लूइड होता है सेल्स के बीच में पाए जाने वाला, कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग WBC, जिसके अंदर WBC की लिम्फोसाइट सेल्स सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और कोई संक्रमण हो जाता है उसके ऊपर बड़ी द्रुत गति से आक्रमण करने का कार्य करती हैं। यानी ये फ्लूइड है और इसके अंदर ये क्या रखता है, इन्फेक्शन फाइटिंग WBC, स्पेशली लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट बॉडी के लिए और बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या कह रहा है, बाय द लेक्टियल द फैट इज कैरीड टू दी सिस्टर्ना काइली। अब सिस्टर्ना काइली क्या होगी, ये सिस्टर्ना काइली इज ए डायलेटेड सैक, एक फूला हुआ कोश होता है, एट द लोअर एंड ऑफ द थोरेसिक डक्ट इन मोस्ट मैमल्स, अधिकतर स्तनधारियों के अंदर थोरेसिक यानी कि लोअर एंड ऑफ द थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक रीजन में नीचे पाई जाने वाली एक डक्ट है, इनटू विच लिम्फ फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रंक एंड 2 लंबर लिम्फेटिक ट्रंक्स फ्लो, जिसके अंदर एक इंटेस्टिनल ट्रंक और 2 लंबर लिम्फेटिक ट्रंक्स जो होते हैं वो प्रवाहित होती हैं, तो इनको सिस्टर्ना काइली कहते हैं। एंड देन बाद में बाय द थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, बाद में ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाएगी, टू दी लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन,
वेयर इट इंटर्स टू दी ब्लड। अब देखिए नाम आया है लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन। अब ये लेफ्ट और राइट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन्स दो प्रकार की होती हैं। ब्रेंकियोसेफेलिक वेन्स के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। मुख्य है ये ब्रेंकियोसेफेलिक वेन, आपके आगे शायद पहली बार आया होगा, या अगर आया है तो आपकी अवधारणाएं अगर क्लियर नहीं हैं तो बता देता हूं। इसको इनोमिनेट वेन्स भी कहते हैं, यानी इट इज आल्सो referred to as the innominate veins are large venous structures located in with the thorax of left side, क्योंकि लेफ्ट साइड आ रही है, लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिस वेन आ रही है। एक होती है राइट, और लेफ्ट और राइट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन जब मिल जाती हैं तो सुपीरियर वेना केवा का निर्माण करती हैं। लेकिन ये छाती या चेस्ट के अपर साइड में सदैव राइट साइड में ही उपस्थित होती हैं। चेस्ट के यानी यहाँ ये जो छाती है या चेस्ट होती है उसके राइट साइड में ही पाई जाती है। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, उधर नहीं, राइट साइड में पाई जाती है। तो लेफ्ट और राइट दोनों होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सुपीरियर वेना केवा का निर्माण करने वाली, तो यहाँ तो सिर्फ लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन ही बता रहा है, वेयर इट इंटर्स टू दी ब्लड। ढंग से दोबारा देखो, बाय द लैक्टियल्स द फैट इज कैरीड टू दी सिस्टर्ना काइली and then by the thoracic lymphatic duct to the left brachiocephalic vein where it enters to the blood। अब ये ब्लड में जाकर के अपने पास जो भी रूप हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं डाइजेस्टेड फूड फैट्स के, वो ब्लड में मिल जाते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। अब रक्त परिसंचरण के द्वारा दे आर ब्रॉट टू दी लीवर, अब ये लीवर के पास पहुंच जाते हैं। इन द लीवर दे आर रीऑर्गेनाइज्ड, रिकॉग्नाइज नहीं है, रीऑर्गेनाइज्ड, पुनः संगठित होती हैं, एंड रिकम्बाइंड टू फॉर्म एनिमल फैट, वापिस एनिमल फैट का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए इंटेस्टिनल ल्यूमेन विलय युक्त है। ये यहाँ से ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कहाँ जाएंगे? म्यूकोसल सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियम, यहाँ से ये लेक्टियल ऑफ इंटेस्टिनल या इंटेस्टाइन में जाएंगे। यहाँ सिस्टर्ना काइली में जाएंगे, जो ऊपर मैंने आपको ढंग से विस्तार से बता दिया है। यहाँ से ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक वेन के द्वारा लीवर में पहुँच जाते हैं। ये है डायग्रामेटिक या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ देखिए आप, डाइजेस्टेड फैट्स यहाँ से जाकर के वापस लीवर में जाकर के रीऑर्गेनाइज्ड और रीसिंथेसाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ रिकॉग्नाइज्ड लिख दिया है, ये रीऑर्गेनाइज्ड होगा, सी हटा देना यहाँ से, भूल से रह गया होगा, रहना नहीं चाहिए, भूल स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा टॉपिक है डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। वशीय ऊतक जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये फैट्स का, क्योंकि उनके अंदर तो ऑलरेडी फैट्स काफ़ी मात्रा में पड़ी है एडिपोज टिश्यू में, तो द एनिमल फैट ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, 3 एसाइल ग्रुप हैं।
आर हाइड्रोलाइज टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। अब इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं ये हाइड्रोलाइसिस द्वारा इनमें जो एस्टर बॉन्ड होता है वो टूटता है। कैसे? ये देखिए एक खड़ी लाइन दिखाई है, ये ट्राइग्लिसरॉल है। यहाँ पर जब एसाइल ग्रुप, ये देखिए एसाइल ग्रुप COO है, COR है। ये ऊपर H और OH H2O दिखाया है, कंफ्यूज मत होना। ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब H2O की उपस्थिति में हो रहा है। 3 देखिए वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ काम में आता है पहले वाले पे, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ दूसरे वाले में काम आता है, और तीसरा तीसरे वाले में काम आता है। ये तीनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तीनों एसाइल ग्रुप्स का। अब देखिए हाइड्रोजन CH2O के साथ जुड़ गई इधर, और OH जो है COOR एल्किल ग्रुप है R, इनके साथ जाकर के जुड़ जाता है। ये पहले में भी जुड़ता है, दूसरे में भी जुड़ता है, तीसरे में भी जुड़ता है। अब अपने पास आप देखिए क्या बचता है, RCOOH। ये OH जो है ये इसके साथ में RCOOH यहाँ से यहाँ तक ये बन गया अपने पास फैटी एसिड्स। ये देखिए RCOOH 3 फैटी एसिड्स बन रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप H2O से टूटा OH, वो आकर के COOH R यहाँ पहले लगा दिया, C से पहले। यहाँ भी देखिए दूसरे नंबर कार्बन पे ऊपर C के साथ में ये R जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी RCOOH बन गया। तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर देखिए R है, C है, O है, और एक यहाँ से पानी से आया, वाटर से आया OH, तो RCOOH, ये RCOOH बन गई। ये देखिए राइट साइड के अंदर ये टूटने से तो ये फैटी एसिड्स बनते हैं। अब इधर देखिए CH2OH, ये देखिए CH2 है, O के साथ में H जुड़ गया, CH2OH जुड़ गया। क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल पहले में भी काम आता है, दूसरे में भी काम आता है, तीसरे में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 3H2O। 3 एसाइल ग्रुप हैं, तीनों एसाइल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ रही है। और मैंने यहाँ पर आपको H और OH में तोड़ करके इसीलिए दर्शाया है कि आपके समझ में आ जाए कि ये कैसे ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि अपन बायोलॉजी के छात्र है, केमिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं है। अब देखिए CH2OH, दूसरे में भी CHOH, ये बन गया ग्लिसरॉल। समझ में आ गया होगा। ये खड़ी रेखा तोड़ने के लिए ये H2O को तोड़ करके समझाने का मैंने प्रयास किया है, ताकि आराम से समझ में आ जाए। फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड प्लाज्मा। जो अब फैटी एसिड्स, ये 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो फ्री हो गए और ब्लड प्लाज्मा में आ गए, फ्रॉम वेयर दे आर टेकन अप बाय द वेरियस टिश्यूज, जहाँ से
विभिन्न प्रकार के ऊतक इनको अपने अंदर ले लेते हैं, लाइक लीवर, किडनी, मसल, लंग, टेस्टिस एंड एडिपोस टिश्यू इटसेल्फ। एडिपोस टिश्यू स्वयं भी, क्योंकि यहाँ एडिपोस में ही तो पढ़ रहे हैं अपन। इन दीज टिश्यूज फैटी एसिड्स अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा नंबर कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लिसरॉल इज, यहाँ इसके बाद में जस्ट बाद में मैं बीटा ऑक्सीडेशन का ही टॉपिक लूँगा। आपको वीडियो जो मिलेगा आगे बीटा ऑक्सीडेशन का मिलेगा, क्योंकि फैटी एसिड्स का इन अंगों में, लीवर में, किडनी में, मसल, लंग, टेस्टिस, एडिपोस टिश्यू के अंदर फैटी एसिड किस में चला जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन में, और अपने को ऊर्जा देता है। ग्लिसरॉल इज आल्सो फर्दर यूटिलाइज्ड इन सेवरल टिश्यूज। ग्लिसरॉल जो अल्कोहल है वो भी कई टिश्यूज के लिए उपयोगी होता है, जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, एडिपोस टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स। दुग्ध स्त्रवण करने वाली स्तन ग्रंथियां। ये हुआ टॉपिक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं, डाइजेशन ऑफ फैट्स और देयर अब्जॉर्प्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स इन वशीय ऊतक एडिपोस टिश्यू। जो विद्यार्थी नियमित रूप से, और कुछ मेरे साथी भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने पीजी, यूजी को मद्देनज़र रखते हुए, नेट जेआरएफ को मद्देनज़र रखते हुए, और जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये आपके समक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके प्रेषित कर रहा हूँ। शायद आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नियमित रूप से वीडियोज को वॉच करते आए हैं, करते रहेंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।